गुड इवनिंग दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इस कोरोना के महामारी में आप लोग जितना सतर्कता बना सकें उतना सतर्कता रखें। ये बीमारी जो है बहुत ही लाइलाज है, यानी इसका सबसे बड़ा इलाज क्या है? सतर्कता। यानी जितना आप अपने आप को सतर्क रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, आप इससे बहुत दूर रहेंगे। और अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को इसके बारे में, बचाव के बारे में आप लोग बताएं और उन्हें जागरूक भी करें। चलिए आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है? यानी गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग पढ़े हैं, क्लास 8 में भी हमने कुछ उसके बारे में चर्चाएं की हैं। तो जो क्लास 8 में जो आपने पढ़ा होगा उसी से रिलेटेड ग्रेविटेशन है। ग्रेविटेशन में क्या क्या दिया गया है, यानी हमें क्या क्या पढ़ना है, यानी ओवरव्यू में हमने लिख दिया कि कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़नी है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यानी हमें ओवरव्यू यानी संक्षिप्त विवरण में बताया गया है कि क्या क्या आपको इसमें हमें पढ़ाना है और आपको इसको कैसे तैयार कराना है, और जो आपको कभी भी ज़िंदगी में इससे फिर से दोबारा भूले ना। और फिर हम लोग जब ये तैयार कर लेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी बनाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम लोग ओवरव्यू यानी जो संक्षिप्त विवरण यहाँ पे दिए हैं, यानी क्या क्या हमें पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यानी सबसे पहले हमने लिखा है कि ओवरव्यू में कि ग्रेविटेशन, यानी ग्रेविटेशन होता क्या है? यानी पृथ्वी के द्वारा जो आकर्षण बल होता है उसी को ग्रेविटेशन कहते हैं। यानी कभी भी क्या होता है कि पृथ्वी यानी जो हमारा अर्थ है वो हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, नॉट रिपल्सन फोर्स। यानी रिपल्सन फोर्स का मतलब होता है जिसे हम प्रतिकर्षण कहते हैं। तो प्रतिकर्षण ना लगा के ये हमेशा क्या लगाता है? आकर्षण लगाता है। यानी ये दो पिंडों के बीच होता है, यानी एक पृथ्वी होती है, एक और कोई भी वस्तु होती है। यानी ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है। तो ग्रेविटेशन होता क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स इसे अच्छे से समझेंगे भी कि ग्रेविटेशन मून और अर्थ के बीच कैसे है, हमारे और अर्थ के बीच कैसे है, यानी न्यूटन ने इसके बारे में क्या बताया, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो उसके बाद हमें पढ़ना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी न्यूटन के द्वारा ग्रेविटेशन के जो नियम है उसके बारे में क्या बताया वो चर्चा करेंगे। यानी आप जानते हैं कि ग्रेविटेशन को न्यूटन ने ही बताया था, इसलिए हमने यहाँ पे कह दिया कि न्यूटन के द्वारा जो ग्रेविटेशन का जो लॉ दिया गया है उसके बारे में क्या बताया गया है, यानी F = G_m1 × m2/r² कैसे आया है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी हमें गुरुत्वाकर्षण नियम को पढ़ना क्यों चाहिए, यानी इसका महत्व क्या है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटी, यानी पृथ्वी की गुरुत्व, यानी पृथ्वी का जो गुरुत्व होता है, यानी ग्रेविटी जिसे कहते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्री फॉल और एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ऊंचाई से गिराते हैं तो वो नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से आती है, तो वो आपका एक तरह से फ्री फॉल होता है। यानी पृथ्वी के द्वारा जो अपनी ओर आकर्षण करने की जो क्षमता होती है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो जी आ जाता है। यानी जी का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहने का मतलब यानी पृथ्वी के द्वारा अगर कोई वस्तु त्वरित होती है, यानी अर्थ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करती है तो उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन जी, यानी कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी क्या होता है दोस्तों? यानी यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और स्मॉल जी क्या है? वो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, और इसके वैल्यू के साथ साथ हम लोग कैसे इसे फाइंड करते हैं
वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल, यानी जब कोई वस्तु गिरती है तो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी इक्वेशन कैसा होता है। हमने जब मोशन पढ़ाया था, मोशन, तो उसमें हमने पढ़ाया था 3 इक्वेशन पढ़ाया था। उसी इक्वेशन को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी उसमें इक्वेशन कैसे बनेंगे, आप जानते हो दोस्तों कि उसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ हम लोग ए पढ़ रहे थे, यानी एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब वहाँ पे ए की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। यानी जहाँ जहाँ हम इक्वेशन में जी पुटअप करेंगे, ए पुटअप कर रहे थे, वहाँ हम लोग जी पुटअप करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग मास और वेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, और वेट मीन्स भार, यानी भार क्या होता है। इन दोनों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, कौन किस पे डिपेंडेंट होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। धीरे धीरे आप लोग इसको समझेंगे, जितना आज हम लोग कवर कर सकते हैं करेंगे, फिर उसके बाद जो भी टॉपिक शेष रह जाएंगे उसे हम लोग अगले लेक्चर में कवर किया जाएगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, समझिए, और फिर इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है अपने बुक से, यानी आपके जो कंपैरेटिव बुक्स हैं उससे देखें और समझें, और क्वेश्चंस भी उस पर ट्राई करें। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन होता क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में जानते हैं, ग्रेविटेशन होता क्या है। यानी हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये बताया गया है दोस्तों कि किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वही क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है, या हम उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो लोग हैं वो लोग एकदम घबराए ना, हम उसे हिंदी में भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जिससे उन्हें कोई भी डाउट या परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम ग्रेविटेशन को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या होता है। यानी हमने देखिए दोस्तों यहाँ पे एक फिगर बनाया है, और फिगर के अराउंड यानी 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं। ठीक है। और ये फिगर क्या है, हमारे पृथ्वी का है, यानी जो जिस पे हम लोग रहते हैं। यानी ये पृथ्वी है, उसके अराउंड जो उसका ऑर्बिट है उस पे एम लिख के हमने 4 ऑब्जेक्ट लिखे हैं। यानी ये 4 ऑब्जेक्ट क्या है आपके, क्या मून है। यानी ये 4 मून नहीं है, ये एक ही मून है, यानी रिवोल्यूशन करते हुए, यानी यहाँ पे हम लोग 4 दिखा दें, यानी यहाँ ऐसे मूव करते हुए ये चल रहा है। ठीक है। तो अब ये कैसे मूव कर रहा है वो हम लोग बताते हैं। यानी अर्थ भी क्या होती है, ये क्या होती है, मूव करती है अपने एक्सिस के साथ साथ सन के ऑर्बिट पे भी मूव करती है। अपने एक्सिस पे मूव करती है तो उसे हम लोग रोटेशन कहते हैं। जब वो सन के एक्सिस पे यानी सन के ऑर्बिट पे मूव करती है तो वो क्या कहलाता है, रिवोल्यूशन कहलाता है। तो रिवोल्यूशन और रोटेशन में आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगता है। यानी होता क्या है कि जब मून क्या होते हैं, इसके अर्थ के ऑर्बिट पे जब रिवोल्यूशन करता है तो अर्थ क्या करती है, इस पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगाती है, और वही अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। और ये क्यों मूव करता है, यानी ये इसके यानी अर्थ के ऑर्बिट पे जब मूव करता है तो अर्थ के सेंटर के यानी अर्थ के द्वारा जो इस पे फोर्स लग रहा है वो क्या होता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, या यहाँ पे जो मून है जब सर्कुलर पाथ यानी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और क्या होता है दूसरे ऑब्जेक्ट यानी जो अर्थ है, अर्थ के अकॉर्डिंग इस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो इसके सेंटर पे लगता है, और जिसकी वजह से जो ये मून क्या होता है, ये अर्थ के अराउंड यानी रिवोल्यूशन करते रहता है। और इसी को ही हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। यानी अर्थ क्या करता है कि मून को अपने रिवोल्यूशन के अकॉर्डिंग यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपने ऑर्बिट पे रिवोल्यूशन कराता रहता है। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग को ग्रेविटेशन समझ में आ गया होगा
ठीक वैसे ही अगर हम लोग जाने कोई भी अदर प्लैनेट होते हैं उनके भी सैटेलाइट क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के ही थ्रू क्या करते हैं, वो एक दूसरे के रिवोल्यूशन करते रहते हैं। सन के अराउंड भी हम लोग की जो यानी हमारी जो अर्थ है और भी अदर प्लैनेट हैं वो मूव करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ही अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पे हमने जो बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे प्लैनेट हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जो यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है वही क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को ग्रेविटेशन समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं इसके बारे में जो न्यूटन ने बताया, यानी न्यूटन ने इसके बारे में जो लॉ दिया है यानी जो नियम बताए हैं उसके बारे में जानते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ में क्या बताया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था उसमें क्या बताया है वो जानते हैं। यानी हमने यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स हुज मैग्नीट्यूड is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। यानी कहने का मतलब मेरे क्या है, यहाँ पे न्यूटन ने क्या बताया है कि विश्व में यानी संसार में कोई भी वस्तु है वो क्या होती है, दूसरे वस्तु को एक दूसरे को आकर्षित करती है, और जिस बल से वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं वह बल क्या होता है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच जो दूरी होते उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, अब समझिए कि अगर मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट A लिया है और एक ऑब्जेक्ट B लिया है, इसका मास हमने m1 माना और इसका मास m2 माना, इनके बीच यानी जो m1 फोर्स लगाता है वही फोर्स m2 भी लगाता है। यानी कहने का मतलब इन दोनों के जो फोर्स हैं उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। यानी r यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे इस लॉ के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि यानी इस ऑब्जेक्ट में यानी इसमें बताया गया है कि द फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी इन दोनों मास का जो मल्टीप्लिकेशन या इन दोनों मास का जो प्रोडक्ट है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यानी हम उसे लिख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। यानी हमने यहाँ पे क्या लिखा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। यानी m1 इंटू m2 क्या बता रहा है कि फोर्स क्या है, इन दो मास यानी इन दो ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी इन दोनों का मास जितना बढ़ेगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, अब कह रहा है दूसरे में कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर अगर कर दें वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब व्युत्क्रमानुपाती हिंदी में कहता है, मतलब कि जितना ज़्यादा हम लोग अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना कम क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इसलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, यानी हमने क्या लिखा, 1/r²। यानी हमने जब यहाँ 1/r लिखा तो ये क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी जितना ज़्यादा r रहेगा यानी इन दो ऑब्जेक्ट के बीच जितना ज़्यादा दूरी रहेगी उतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमने अब यहाँ पे इसे एक साथ ले रहे हैं, यानी क्या ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम अब यहाँ पे कर रहा हूँ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपॉन r²। ठीक है, अब हमने ऐसे इसे लिख दिया। अब हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या होगा, F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r²। ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हो गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में
पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो, चाहे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, या आप बोर्ड में जब जाओगे तो जो 9th वाले बच्चे हैं जो CHS की तैयारी कर रहे हैं या अदर कॉलेजेस के जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने प्रोपोर्शनल हटा के क्या किया है, जी लगा दिया, जो कैपिटल जी है। तो यहाँ पे जो जी है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यानी कहने का मतलब कि इसे हम लोग कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। नियतांक का मतलब इसका मान सदैव नियत रहता है, यानी इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा कांस्टेंट होती है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, इसका यूनिट क्या होता है वो भी हम लोग जानेंगे। तो अब हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे जी क्या है। तो जी के लिए हम लोग यहाँ पे यहीं से लिख लेते हैं, ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या हम लोग इसे कह सकते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जी की वैल्यू क्या होती है वो सारी चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग समझ लिया जाए फिर से इसे कि हमने क्या किया इसमें, यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बताया था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और उनका जो डिस्टेंस होता है वो स्क्वायर हो जाता है। यानी फिर से समझिए, यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और हमने यहाँ पे जो लिखा है, हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, एक ए और बी ले लिया है, इसका मैग्नीट्यूड यानी फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल है, इनके मासेस m1 है और इसके m2 है, इनके बीच डिस्टेंस क्या है, r है। ठीक है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस यानी m1 इंटू m2, और फिर फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, हमने ये लिखा है। फिर हमने यहाँ पे लिखा है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी यहाँ पे g क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। यानी g को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, इसके जो वैल्यूज़ हैं, जी की वैल्यू क्या है, यानी जी की यूनिट क्या है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज अब हम लोग बात करेंगे कि यानी जो SI यूनिट ऑफ कैपिटल जी, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, यानी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी SI यूनिट क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसके बारे में आप लोग हम डिस्कशन करेंगे। कैसे हम लोग इसका SI यूनिट फाइंड करेंगे, कैसे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे, वो चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग कैसे इसे सीखते हैं, यानी क्या करेंगे। तो हमें पहले से पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हमने लिखी थी कुछ देर पहले। हमने बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हम g की वैल्यू निकालना है, तो g की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी आ जाएगा f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, अब हम लोग जो यहाँ पे फोर्स है, आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है, m1 और m2 क्या है, वो दो ऑब्जेक्ट के मास हैं यानी द्रव्यमान है। तो इन सभी की यूनिट हमें पहले से पता है, तो अब हम लोग रखते हैं, यानी G इज इक्वल टू फोर्स की यूनिट क्या होती है दोस्तों, न्यूटन होती है, यानी हमने न्यूटन रख दी। और स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर दिया, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है दोस्तों, मीटर होती है, और स्क्वायर लगाते ही क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब
यहाँ पे क्या है, 2 मास दिया है m1 इंटू m2, यानी दोनों मास की जो वैल्यू होती है kg होती है, यानी kg इंटू kg। तो यहाँ से हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू यानी जो SI यूनिट है वो निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, G इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg के पावर 2। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ऐसे हम लोग इसकी SI यूनिट पता करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से हम लोग G निकाल लेते हैं, यानी G इक्वल टू क्या होता है, F r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हमें निकालना हो G की वैल्यू, तो अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसका कुछ हमें मास पता होना चाहिए। तो जब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होती है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो ध्यान दीजिए। तो ये G की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 6.671 इंटू 10 के पावर माइनस 11। फिर इसकी यूनिट लिख देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यानी हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कैपिटल G जान रहे हैं, तो यानी यहाँ पे पता करना हमें कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है। तो कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 6.671 इंटू 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका यूज हम लोग जब क्या करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू अगर पता रहेगी तो हम आसानी से कर सकते हैं। कहीं कहीं इसकी वैल्यू दी रहती है, लेकिन अगर आपको पता रहेगा तो आप कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में कभी कभी इसकी वैल्यू नहीं दी रहती है, तो आपको याद रहेगा तो आसानी से कर सकते हैं। तो अब चलते हैं कुछ अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक में क्या बताया गया है वो देखते हैं। यानी अब हम लोग बात करेंगे यूं इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। यानी ग्रेविटेशनल लॉ की क्या इम्पोर्टेंस है, यानी इसका क्या महत्व है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या होता है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंस ग्रेविटेशनल लॉ यानी इसका महत्व क्या क्या होता है, ग्रेविटेशनल लॉ का क्यों यूज़ होता है, उसके बारे में हमने यहाँ पे बताया। यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है जो ग्रेविटेशनल लॉ के ही यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के ही वजह से होते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक फंडामेंटल फोर्स होता है जो हमेशा क्या होता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो कारण है यानी यानी इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। क्या क्या होती हैं वो देखिए, हमने यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन किया है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स एंड स्नो ऑन द अर्थ। यानी जो बारिश की बूंदें और जो क्या होता है बर्फबारी होती है, वो भी क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट के, यानी द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन एंड स्टेबिलिटी ऑफ सोलर सिस्टम। यानी जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, वो जो रिवोल्यूशन करते हैं सन के अराउंड, वो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के ही वजह से करते हैं, क्योंकि उनके बीच क्या होता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और ये क्या करता है, ये फोर्स आपके क्या होता है सोलर सिस्टम को स्टेबल बनाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, यानी द मोशन ऑफ द मून एंड द अर्थ। यानी मून और अर्थ के बीच जो मोशन होता है, यानी वो भी क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण होता है। यानी जो मून क्या होता है अर्थ का जो चक्कर लगाता है यानी रिवोल्यूशन करता है, वो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के ही वजह से करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, यानी जो फोर्स, यानी यहाँ पे कहा गया द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। यानी
जो फोर्स हमें यानी हम लोगों को या किसी वस्तु को हमें अर्थ पे रहने के लिए वो करता है यानी स्टेबल करता है, वो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो हम लोग क्या होते हैं कि हवा में उड़ते रहेंगे, क्योंकि अर्थ के द्वारा क्या होता है कि अट्रैक्ट करते हैं, यानी हमारा जो मास होता है, जो भी मास होता है, और उसकी वजह से हमारे ऊपर जो फोर्स क्या लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और इसलिए हम लोग क्या होते हैं अर्थ से बाइंड होते हैं। बाइंड का मतलब उस पर स्टेबल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, होल्डिंग टू द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ, यानी हमारे अर्थ का जो वातावरण यानी एटमॉस्फेयर है वो भी क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के ही कारण क्या होता है स्टेबल रहता है, यानी होल्ड रहता है। यानी होल्डिंग का मतलब क्या होता है, हमारे अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर होता है उसी की वजह से होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। अब यहाँ पे बताया गया लास्ट पॉइंट में, द सी टाइड ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन, यानी जो हमारे समुद्र में जो ज्वार भाटाएं उठती हैं, जैसे लो टाइड्स और हाई टाइड्स जो उठती हैं, उसमें भी क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। वो क्या होता है कि जो मून और सन के बीच जो अट्रैक्शन होता है, यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से होता है। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट्स थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे यानी ग्रेविटेशनल लॉ के। तो ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं यानी इम्पोर्टेंस थे, यानी जो ग्रेविटेशनल लॉ के अंतर्गत आ रहे थे, वो हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी शेष टॉपिक्स रह गई हैं उसको अगले वीडियो में कवर किया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।